अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम जनाब। ये तीन नुकनी रिपोर्टर बेंच आज आपके सामने फिर मौजूद है। सुबह से खबर चल रही थी कि इमरान खान ने इत्तेहाद कर लिया है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई फैसला किया है और असद कैसर की जिम्मेदारी लगाई है कि राब्ते किए जाएं। ऑल दो के बैरिस्टर सैफ ने इस चीज़ को पहले कॉन्ट्रडिक्ट किया था। अभी जो बैरिस्टर गोहर और उनके साथ शेर अफजल मरवत और दीगर लोग मिले हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी सूरत इत्तेहाद का इमरान खान ने उसको रूल आउट कर दिया कि नहीं हो सकता। हम पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पीपल पॉलिटिक्स करेंगे। अब इससे ये चीज़ तो दम तोड़ गई कि पीटीआई गवर्नमेंट बना रही, क्योंकि उनके बगैर गवर्नमेंट तो बना नहीं सकते। कैंडिडेट अलबत्ता उन्होंने ज़रूर अपने अनाउंस कर दिए हैं कि हमारे वज़ीर आज़म उमर अयूब होंगे, केपीके में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आकिबुल्ला स्पीकर होंगे। इसके अलावा पंजाब में मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला नामजद किया है। बाकी ओहदे उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त हमने अनाउंस नहीं किए। अब ये तो देखने वाली चीज़ है कि अपना राजा साहब, उसके बाद फिर हम आएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आज जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर। पहले इसके ऊपर बात करते हैं राजा साहब, ये जो एक झूठी खबर कह लें या फेक न्यूज़ या कह लें या फीड खबर कह लें, जो जियो सारा दिन पीटता रहा और सारे चैनल्स को बताता रहा कि जी नहीं जी आप भी इसी लाइन के ऊपर चलें। बहुत से चैनल्स पे जाहिर है खबर चले तो प्रेशर भी आता है कि जी आप भी दें आप भी दें। कंफर्म कहीं से चीज़ नहीं हो रही थी, तो ये क्या आप इस खबर को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। वैसे जब ये खबर आई तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे, जहाँ पर वीलॉग हम कर रहे हैं, यहाँ पर सीनियर दोस्त भी बैठे हुए थे हमारे साथ यहाँ पे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये खबर आई ना, तो मैंने समझा कि वाकई ये जो मुकालमे का प्रोसेस है उसको जारी होना चाहिए और अच्छी बात है। सियासतदान हमेशा सियासतदान वही होता है जो नामुमकिनात में से मुमकिनात का रास्ता तलाश करता है, और मुकालमा जिस माशरे में होता है वो माशरा फलता फूलता है। ये अच्छी खबर थी और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो थोड़ी देर पहले ये खबर आ गई जी कि वो बैरिस्टर गोयल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले चेयरमैन थे, अब तो नहीं है वो, ज़ाहिर बल्ला छीनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, चेयरमैन तो नहीं रहे। उन्होंने ये कहा जी कि हम किसी के साथ हमारी बातचीत का मुकालमे का कोई खान साहब ने जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा जी कि हम किसी भी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जो है ना वो डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये अगर हो जाता तो मैं समझता कि ये बहुत अच्छी बात थी। पीपल्स पार्टी के साथ अगर हो जाता या किसी भी सियासतदान को हर एक के साथ मुकालमा, हाँ ये बात ज़रूर है, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि जो लोग इस इंतखाबात की धांधली के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं उनके साथ जो दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। बाकी उनका हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर किसी को कैंडिडेट उन्होंने नामजद कर दिया है, उमर अयूब को, अच्छी बात है, करना चाहिए। अकबुल्ला को स्पीकर के लिए केपी में, और मियां असलम इकबाल का हक बनता है जिस तरह उन्होंने कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की। ऐसे भी जो हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी एन से आकिबुल्ला, एन से उमर अयूब, एन से इमरान खान, एन से उस्मान बुज़दार था, तो ये असलम इकबाल की बारी एन कहाँ गया? ये बस वो दोस्त करते हैं ना, वो अपना खुश करने के लिए, अपने अना की तस्कीन के लिए इस तरह की बातें करते हैं। करनी चाहिए यार, हर एक जो एन अगर इतना ही सूट कर रहा हो इमरान खान को तो इस वक्त उनको जो हालात दरपेश है वो ना हो, वो जो हालात दरपेश है वो ना हो, क्योंकि काजी फायज ईसा एन से आता है ना जी। फिर एन जनाब किबला मदद अली जो सिपा सलार है वो भी एन से आता है। तो ये बात सोहेल शेख साहब ने बेहतरीन की है, जबरदस्त बात की है। लेकिन ये है कि वो हर एक शख्स असल में जो अनाब के हमालिया पर खड़ा है ना, उसकी तस्कीन के लिए वो छोटे छोटे इस तरह बातें करते हैं। लेकिन ये है कि डटाई का ये आलम होता है कि फिर वो अपनी बात जो कर देते हैं उस पर वो शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते। इस तरह हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर पत्रकार है, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी सीनियर पत्रकार हैं, 8 फरवरी से पहले वो बड़े बड़े लंबे कॉलम सीरीज लिख मारी जनाब, किसी को 120 सीटें, किसी को 130 सीटें और 10 साल प्रोग्राम, ये वो सारा प्रोग्राम फिर बढ़ गया बकौले शेर अफजल मरवत के। लेकिन वो उस पर शर्मिंदगी का इजहार उन्होंने नहीं किया। बहरहाल ये है कि करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि डायलॉग का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए। अच्छा सोहेल रशीद साहब, इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया कि हफ्ते को हम दोपहर को प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, पीटीआई और पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग निकलें। इसमें उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी, जेयूआई, एएनपी जो भी कहता है कि मैंडेट छीना गया है वो सब इसमें हमारे हम आवाज़ बने, हमारे साथ मिल के एहतजाज करो और पुरअमन रहे।
कोई किसी किस्म का पुरतशद्दुद एहतजाज ना हो। आपको लगता है कि पुरअमन एहतजाज होने दिया जाएगा और TLP समेत कोई जमात उनका हिस्सा बनेगी इस एहतजाज का? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात कि जो एहतजाज अब वो करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक तो उन्होंने तय कर लिया कि उन्होंने हुकूमत नहीं बनानी, अपोजिशन में रहना है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है जो उनकी कोई अभी तक इमरान खान साहब की अपनी भी कोई पॉलिसी मुझे वाजे नज़र नहीं आ रही। वो एक तो चीज़ वही जारी रखना चाहते हैं, अगर तो फिर तो चले इस पे हम कह सकते हैं कि वो वैसी एजिटेशन जारी रखना चाहते हैं और वो दिल से मानते हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन वगैरह हो गया बस जैसा तैसा भी हुआ, इसके ऊपर तो मैंने अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी। मैंने कभी ना कभी दोबारा इलेक्शन होने तो उसके लिए एक माहौल बनाना है। तो अगर तो उस तरफ जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं देख रहे। दूसरी बात ये कि जिस वोटर का वो इतना कहते हैं कि इतने ज्यादा निकल गया, अभी शरफ असल मरवत साहब बात कर रहे थे, कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई कहीं से आया। अगर आप लोग उनका मैंडेट मिलने के बावजूद हुकूमत साजी में नहीं जा रहे और उस तरफ की एफर्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि लोग आप पे रोज रोज तो ट्रस्ट नहीं इस तरह करेंगे कि वो कहेंगे कि अच्छा यार फिर एक दफा कोई धांधली करके किसी और को बना देगा और ये अपोजिशन में बैठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करने निकलते और अपनी हुकूमत नहीं बनाते। ये एक बड़ा जरूरी था इस बार क्या कि अगर ये वाकई समझते हैं कि इनको मैंडेट मिला है और कौम ने इनको दिया है, तो ये उस मैंडेट को अवाम तक पहुंचाते कैसे कि कुछ एक आधे किसी पार्टी से बात करके हुकूमत में खुद आते ही लोगों ने इनको हुकूमत में देखने के लिए इनको वोट दिया है, ना कि इनको एहतजाज करने के लिए। सिर्फ सैटरडे को, आज क्या दिन है, आज है जी जुमेरात, जुमेरात है, कल के बाद परसों, यानी कि आम इंतखाबात के 8-9 रोज बाद आप एक दिन का एहतजाज रख रहे हैं जिसमें आप ये तो निगरान हुकूमत आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं या किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो आपको उस एहतजाज के नतीजे में कुछ उस दिन ऑफर करने के लिए कौन है? आगे कोई फ्री कभी मौजूद ही नहीं है जो आपको ऑफर करेगा। तो ये एहतजाज एक अवाम को मोबिलाइज करने की तो एक एफर्ट हो सकती है, लेकिन मोबिलाइजेशन तो लीडिंग टू इलेक्शंस होती है। ये पोस्ट इलेक्शन मोबिलाइजेशन जो है उसके अभी जो शॉर्ट टर्म गोल्स एज सच मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपने सबसे पहले हुकूमत ही बनानी थी। हुकूमत आप केपी में तो आप बना जाएंगे और किसी जगह पे बजाय अभी इम्कान नहीं लग रहा और आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो तमाम धांधली के खिलाफ बात करने वाली बातों जमातों ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान साहब से और जमात इस्लामी से और इन सारों से अगर वो बात करने में तैयार हो गए हैं TLP से, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जहन में कहीं सोच लिया है कि जो गवर्नमेंट ये बनाने जा रहे हैं ये नहीं चलने वाली। और मेरे भी सिंपल मेजोरिटी, चूंकि अभी जैसे भी नतायज एंड पे सामने आए, मैनिपुलेटेड थे या हकीकी थे, जो भी थे, उसके ऊपर मैं भी हुकूमत नहीं बना सकता, ये उनको पता है। और उनको ये भी पता है कि मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद करके भी अगर हुकूमत बनाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये है, मेरा टेक अवे ये है आज के दिन का कि इमरान खान ने ये तय किया है कि वो इन इलेक्शन के नतीजे में नहीं, वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और वो दोबारा कुछ शफाफ इलेक्शन नियर फ्यूचर में चाहेंगे, या तो एक कोई कमीशन की तरफ वो जाएं जो उनको 70-80 सीटें जो वो कह रहे हैं उसमें से कोई 40-50 सीटें मजीद वापस करें और वो आकर सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत बनाएं, या तो वो ये चाह रहे हैं या फिर वो ये चाह रहे हैं कि 1-2 साल में कोई नया इलेक्शन हो और उसमें मैं दोबारा सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत बनाऊं और तब तक मैं खुद भी बाहर हूँगा। ये दो उनकी आरा हो सकती है, मौजूदा इलेक्शन उनके लिए रेलिवेंट हो चुकी है। मेरी नज़र में ये जो सारी मूव बन रही है ना, ये सारा कुछ इलेक्शन 2025 के लिए हो रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि मई 2025 से अक्टूबर 2025 के दरमियान किसी भी वक्त इलेक्शन होगा, उसके अंदर इमरान खान भी होगा और बल्ला भी होगा। रिजल्ट उसका क्या आता है वो उस वक्त की बात है, उस वक्त पब्लिक क्या सोच के वोट डालती है। जैसे 8 फरवरी को इमरान खान को जेल में रख के निकले थे, तब क्या सोच कर निकलती है ये उस वक्त देखा जाएगा, क्योंकि अभी पूरा 1 साल कम से कम पड़ा है, साल सवा साल पड़ा है। लेकिन जुकरैन साहब, ये जो जिस तरह आपने बात की, सोहेल साहब ने बात की, ये जो अभी बानमती का कॉम्बैक जगतू फ्रंट, वो इवन के मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि मुझे चलते हुए नजर नहीं आ रहे गवर्नमेंट बना वो एक मौलाना फजल रहमान ने तो नवाज शरीफ को भी जो है ना, नवाज शरीफ आलम की जाली मंसूर राज, नवाज शरीफ आलम मुकीम रायमंडिया, उनको भी लाडला कह दिया ना, लाडला प्लस और फलां फलां। अब देखिए जिस तरह इन्होंने बात की ना कि, और आपने ये बात की कि ये जो बानमती जगतू फ्रंट का एक वो दोबारा सा वो 8-10 जमातें इकट्ठी करके एक सेटअप बना रहे हैं, ये एक तनी हुई रस्सी पर चलने की बात है, ये ज़्यादा देर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और 2025 का जो साल है, मैं समझता हूँ कि ये वो वाकई इंतखाबात का साल है। लेकिन ये बात एक और चीज़ का इजाफा करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम मामलों में इस वक्त हुकूमत में नहीं आना चाहिए।
हुकूमती जो प्रोसेस है उसमें जो असम्बली में बैठना जो प्रोसेस है वो सारा उसमें इन पिक्चर होना चाहिए, लेकिन उन्हें मजबूत और जानदार अपोजिशन करनी चाहिए, जिसके बाद अगले साल वो अगर इंतखाबात मुमकिन हुए तो फिर वो अपना जो उनका नैरेटिव था या फिर वो जो मुआशी हालात आगे आ रहे हैं ना उसमें वो बड़ी मुश्किल है गवर्नमेंट लेना बेवकूफ़ी तो है। ऐसा बात कुछ कर कहना लेते हैं चाह कि इमरान खान के साथ 5-8 फरवरी के बाद ऑप्शंस क्या थे। नंबर 1 ऑप्शन के जितने भी आप धांधली वगैरह के शोर साथ जारी रखें अगले इलेक्शन तक, और जितनी सीट्स आपको मिली उसके ऊपर आप अपोजिशन करें, और जो भी हुकूमत बनाता है उसके खिलाफ आप खुल के अपोजिशन करें, ठीक है, एजिटेशन करें। दूसरी बात ये थी कि आप किसी एक अधी जमात पीपल्स पार्टी या किसी को वोट देके नून लेकर रास्ता रोक दें और उनकी हुकूमत बनवा दें, ठीक है। तीसरा ये था कि आप फुल फ्लैज असम्बलियों का फिर वही बाइकाट रखें, हमने हल्फ नहीं लेना, ये इलेक्शन चोरी हो गया है, ठीक है, और सड़कों पे ही आप रहें। ये इस तरह के 3-4 ऑप्शंस जो हैं इमरान खान के पास मेरा ख्याल है थे, लेकिन उन्होंने अभी वही चुना है कि उन्होंने इसकी मुखालफत ही करते रहना है, हुकूमत साजी उन्होंने नहीं चुना ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन अक्सरियत मिली है, असेंबली में जाने का हुकूमत में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो इट मींस कि आपकी बार जो सबक सीखा है ना कि वो असेंबली से बाहर नहीं निकलेंगे, ये अच्छा सबक सीखा है असेंबली के अंदर मैदान खाली छोड़ना चाहिए। जब आप स्पेस खाली छोड़ करेंगे ना तो उसको फिल करने मुझे ये लगता है कि इमरान खान कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी जमानतें मिले और या उनकी सेंटेंस जो है सस्पेंड हो, और उसके बाद वो केपी में अपना डेरा डालेंगे अगर वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट बन चुकी हुई और वो गवर्नमेंट वैसे ही रही। ऐसे नहीं कि जैसे इस वक्त गिरगित में भी पीटीआई की और जादूगीर में भी पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन वहाँ किसी पीटीआई के कारकुन को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। उल्टा आज मुजफ्फराबाद से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं नामजद वज़ीर आला ये तो एक तो लतीफा है ना जी, आप किसी बंदे से पूछे आजाद कश्मीर के अंदर या वहाँ किसकी हुकूमत है, लोगों सोच में पड़ जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले को या पीटीआई के कारकुन को वो सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दे किसकी है। तो देखे ना फिर 2 इकाइयों में अगर आपके ये हो चुका है गिलगित और कश्मीर में कि हुकूमत ऐसी कर दें कि समझ ही ना चले, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज सा कर दें, तो अगर केपी में ऐसी न्यूट्रलाइज की गई गवर्नमेंट तो फिर खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी कि पीटीआई के जीते हुए लोग वहाँ पे बैठे हों। एग्जैक्टली, लेट्स सी कि ये आगे चल के ये बनता क्या है और हफ्ते तक कितनी गिरफ्तारी होती हैं कितने नहीं होती है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाती है इलेक्शंस के खिलाफ। अच्छा, आगे है अगली स्टोरी ये थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। आज हुआ ये जनाब कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले से तयशुदा कार्रवाई आज अपनी जारी रखी। खुद कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, कि हम उसके आउटकम का इंतजार करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने गवाह बुलाए हुए हैं इसलिए हम उनके गवाहों के बयान जरूर रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो समझ से बाहर था कि क्यों वो इस किस्म की चीज़ ये कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्या उन्हें, लेकिन फिर भी चलें उन्होंने कर दिया। इसमें मुख्तलिफ गवाह रिकॉर्ड कीपर पेश हुए। उसके बाद आगे आके जो मेन थे शहबाज खान चौधरी, शहबाज गालिबन, वो शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जिनका जो प्लॉट है वो मुज़ाहिर नकवी साहब ने उनसे ख़रीदा और उसके ऊपर घर बनाया। रिकॉर्ड कीपर ने जो लाहौर कंटोनमेंट के थे उन्होंने बताया कि जनाब 10 करोड़ रुपए गालिबा 60 लाख रुपए का ये प्लॉट खरीदा गया जो सेल डीड में है। लेकिन दूसरे गवाह जिनसे प्लॉट खरीदा गया था वो आके कह रहे हैं जी 13 करोड़ रुपए था और मुझे 13 करोड़ की अदायगी हुई है, 10 करोड़ बजरिया बैंक हुए और 3 करोड़ रुपए मुझे अदायगी हुई है कैश में। अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि जब आपने जो सिविल सूट किया था, आपने फाइल किया था सिविल अदालत में, उसमें तो आपने ये शो किया कि मेरा तो एक बच्चा है, जबकि हसन उसका नाम था, जबकि आपके असल में 3 बच्चे हैं, आपने अपने 2 बच्चे छुपा दिए। तो 2 बच्चे उन्होंने जाहिर नहीं कि उन्होंने माना कि हाँ जी मेरी ये गलती थी, मैंने झूठ बोला, उन्होंने तो झूठ बोला अदालत में और मैंने ये नहीं किया, मतलब अपने 2 बच्चे अपने जाहिर नहीं किए। फिर जस्टिस सरदार तारिक साहब ने पॉइंट आउट किया और उन्होंने पूछा कि आपने 2 गवाह भी पेश किए थे, एक का नाम तारिक था गालिबन, एक का जमील समथिंग नाम था, वो कौन थे? उन्होंने बताया कि जी मेरे वो जानने वाले मेरे मलेदार थे। अच्छा, फिर जब उनके एड्रेस देखे गए उन्होंने कहा जी आप तो रहते हैं टेम्पल रोड पे, एक वो उनमें से रहता है शादरा में, दूसरा जो है ना वो रहता है मुल्तान रोड पे, तो ये कौन सा आपका मोहल्ला है, कितना बड़ा है कि जहाँ पे वो लोग भी रह रहे हैं। और फिर मैं आपको मुख्तसर एक बात करूं, हाँ जी, मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई उनकी और उनके वकील की अदम मौजूदगी में कौंसिल और प्रोसिक्यूशन चला रही थी, फिर भी गवाह जो है
वो गलत निकल आया। गलत। हाँ, गवाह गलत यार, निकला, गलत यार, पड़ा, यहाँ फिर पर भी कार्रवाई उनके हक में चलेगी। यहाँ पर एक सवाल है कि वो यार यहाँ पर ये अभी केस आफिया शरबानो केस लगा हुआ है। एक तो जायदुल मियाद इंट्रा कोर्ट अपील उसको करा दिया गया। जी जी। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि या उसका फैसला भी नहीं आया ना, वो मुअत्तल किया गया उस फैसले को। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है जुल्करनैन साहब कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये किस तरह कैन दिस पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, उसको उस केस को चलते हुए ये इजलास कैसे जारी रख सकते हैं? ये चीज कम से कम मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने का नहीं मान रही, या फिर ये हो सकता है कि जो बेंच उस केस के समाप्त कर रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले से पता है कि वो फैसला हमारे हक में आएगा, इसलिए उन्होंने कार्रवाई जारी रखी हुई है। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। या तो वो अगर वो ये जुडिशल काउंसिल कहती है एमनेस्टी ऑर्डर कोई नहीं दिया गया, तो नकवी साहब या दूसरा को फ्री तो वहाँ था ही नहीं, वो उस केस में पार्टी नहीं है, तो वो स्टे कैसे मांगते हैं? आपको तो खुद ही थोड़ी ग्रेस शो करनी चाहिए थी। अच्छा, ये साथी सुहेल रशीद साहब, वो गवाह ने अपनी गवाही तो सारी टेंटेड कर दी, एतराफ़ करके कि मैंने भी झूठ बोला एक अदालत में, और वो नोट झूठ बोला हुआ है। इसके अलावा मैंने जो 2 गवाह पेश किए उन्होंने भी मेरे बिहाफ पे नोट झूठ बोला, जो उसने अदालत में तस्लीम किया। अब उसके बाद उसने कहा कि जी जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, जो मुझे 5 करोड़ की अदायगी है इन 13 करोड़ में से, वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने की। तो मैंने नकवी साहब को और उनके बेटे को कहा कि जी ये पैसे तो वो दे रहे हैं, मुझे आपने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें पैसे चाहिए ना, रखो, वो हमारा और उनका लेन देन है। ये कितना मुतासिर करेगा, या कितना बड़ा एक कह लें कि दाग होगा नकवी साहब के ऊपर कि उनके बिहाफ पे पेमेंट कोई और कर रहा है। इस वजह से अगली हेयरिंग जो 17 को है, 17 को वो बुलाया गया है जनाब उन्हें लाहौर स्मार्ट सिटी के जो जाहिद रफीक है गालिबन, जो उसके मालिक है, उनके CEO हैं, वो आके एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने किस बिहाफ पे नकवी साहब के बिहाफ पे पेमेंट की, वजह क्या थी, कोई प्रेशर था या कोई लेन देन था, जो भी मामला था। तो ये कितना खिलाफ जाएगा नकवी साहब के? देखें, इसकी अगर कोई वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपने हक में एविडेंस नहीं लाते नकवी साहब कि ये उनकी रकम उन्होंने देनी थी या किसी और जगह से उन्होंने उनको दिए थे और उसके जवाब में उन्होंने वो दिए, और सिंपल अगर इस तरह की एक प्राइवेट सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं ना, वो अगर एक सिटिंग जज की जानिब से पेमेंट कर रही है या उसका वो बंदा कर रहा है, तो इसका ज़ाहिर है वो एक मफादात का टकराव निकल सकता है। ऐसी सोसाइटीज़ के केस तो आए रोज़ नैब में लगे होते हैं और फिर वो अदालतों में आते हैं अल्टीमेटली, और उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी ज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर ही है कि वो ही बता सकते हैं कि उनकी जगह पेमेंट किसी और ने क्यों की, या और जाहिद रफीक साहब बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया। आपस का लेन देन ऐसा कौन सा लेन देन था कि वो वहाँ से आके उनके लिए प्लाट की वो करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है, कोई मामूली रकम नहीं है, 1-2 लाख नहीं है कि मैं पहुँची कि राजा साहब ने मेरी जगह पे दे दिए थे, मैंने इनका देना था। ठीक है, ये गैर मामूली रकम है, और एक हाउसिंग सोसाइटी आम बंदे के लिए तो उसका कोई बंदा ऐसा नहीं करता। ये एक जज को ही उन्होंने यकीनन फेवर दी थी अगर उन्होंने पैसे देने भी थे तो, लेकिन एक जज होते हुए आप इस तरह की पेमेंट कराते हैं और आप सोचेंगे आप फंसेंगे नहीं, ये तो एक आम नए वकील को भी पता होता है। तो ये चीज़ तो जाहिर नकवी साहब को बाहर हाल बतानी पड़ेगी कि उन्होंने ये सारा मामला कैसे किया था, और अपना डिफेंस उनको सामने लाना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी फेस सेविंग चाहिए, इसलिए कि वो जिस तरह से रिज़ाइन करके गए हैं, वो तमाम लोग जो उनके हक में आवाज़ उठा रहे थे उन्हें भी वो शर्मिंदा करके गए थे कि सारे लोग कह रहे थे कि जी वो बड़े बाकिरदार हैं, बासूल हैं, और उनको बड़ा निशाना बनाया जा रहा है, और कुछ केसेस में उनके जो फैसले थे उसके ऊपर किया जा रहा है। उसके बाद अचानक वो चुप करके चले जाते हैं और इस्तीफे में भी नहीं लिखते कि वो किसी दबाव में जा रहे हैं, वो सिंपल कहते हैं जी मैं जज नहीं लेना चाहता, और इस तरह की चीज़ें जब छोड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात मुझे पूरी करने दें, मेरी जाती राय ये है कि जो आमदन से ज्यादा सासों का मामला होता है, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्रायल नहीं उस तरह कर सकती। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साबित करके लाए। अब ये पेमेंट का मामला है ना, ये पेमेंट अब नैब की कार्रवाई में तो तय हो सकती है कि किसी और ने दी तो क्यों दी, ठीक है, और उस बंदे को काउंसिल सिर्फ गवाह बुला के नहीं कि अच्छा ठीक है आप नीचे गलत भी था तो यहाँ को नहीं, नैब जब बुलाएगा ना तो उस बंदे को पहले उससे इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई तूने ये 4 करोड़ क्यों दिए थे, ठीक है, उससे अपनी तसल्ली करेगा। उसके बाद पूरी एक तहकीकात होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये असासे जो है कैसे बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बादी नजर में ऊपर से देख के नहीं कह सकती कि ये बजायर जी एक जज होते हुए इतने असासे नहीं बन सकते तो बस ये सजा, या नहीं जी इतने तो हो सकते हैं तो ये भरी नहीं।
ये इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बीच में आना बड़ा ज़रूरी है। इसके रेलिवेंट जो लोग हैं इन्वेस्टिगेट करने वाले, उनके ज़रिए जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं नैब के अंदर, जैसा तैसा भी इदारा है, आप उसे कुछ भी कहें, उन्होंने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं। मुख्तलिफ 5-6 विंग्स बने हुए हैं जो क्राइम की नेचर को देखते हुए उसके मुताबिक उसके पूरे उस प्रोसेस में से गुजारते हैं। पॉलिटिकल केसेस तो 1% हो गए ना नैब में, बाकी केसेस भी तो हैं इस मुल्क में जितने चलते हैं, तो वो सारे उस प्रोसेस में से निकलें। ये मामला नैब को रेफर कर दें। उसे ये मैं नहीं कहता वो मामला देख लेंगे जज के ऊपर कितना अख्तियार है नैब का, ये नहीं है, लेकिन आप वो जज नहीं रहे हुए तो चूंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है इसमें, नैब को जाता हुआ ये मामला नैब को नजर एक आ रहा दफा है। ये कह के देख लेंगे, ये हमारे पास एविडेंस है, इसको चेक एफबीआर को करें। भेजते हैं, हाँ एफबीआर है, चले नहीं, एफबीआर में वो कह सकते हैं कि मैंने डिक्लेयर की हुई है सारी हाँ। चीजें, टैक्स दे रहा हूँ। नैब में आपको ये भी बताना होगा ना कि आपने बनाई कैसे थी। जी, अगर आपके 20 लाख रुपए आपकी हाँ। आमदन थी तो हाँ। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जी, कैसे आई? वहाँ पे आपको ये भी बताना होगा। तो मेरा ख्याल है एक रिपोर्ट या नैब को कौंसिल इन्वॉल्व कर ले, उसको ये मामला रेफर करके उसे रिपोर्ट मंगवा ले, ठीक है, और उसके बाद देख लेंगे किधर ये मामला लेकिन जाता फिर है। नैब की रिपोर्ट को आगे नकवी साहब चैलेंज भी कर सकेंगे। सिंपल फिर इस सुप्रीम तरह कोर्ट के तक मैटर सुप्रीम आता है। जुडिशल कौंसिल ये बैठी इतनी हुई है और इतना गवाहान आसान आ नहीं रहे है और कि ये गवाह कार्रवाई। खुल के हाँ। बोल भी नहीं रहे, और उनकी बातों में से भी वो निकल रही है बेज़ाब्तियां। हाँ जी। तो महज इतनी बात के ऊपर एकदम से बहुत बड़ी सजा दे देना भी, क्योंकि इसका कोई अजाला नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ट्रायल हुआ हो तो लेकिन नैब को, रुकन साहब, नैब कोर्ट इस से हाई मामले का कोर्ट, कहीं और भी कनेक्शन है किसी के साथ जुड़ा हुआ, जो सिटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ जजेस किसी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है मामला इसका? किस अंदाज में जुड़ा हुआ है? तो सरदार तारिक मसूद साहब, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब, या कोई इस तरह का कोई लिंक बनता है कोई? नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपका सवाल, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब इस तरह कुछ दिखा रहे हैं कोई चीज़ के, वो कुछ अदायगियाँ या उनकी जायदाद का उसका कोई प्रॉब्लम, लेन देन को मामला तो नहीं जुड़ा हुआ था कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, वो पता नहीं, ये जाहिद रफीक साहब आके बताएंगे। ये हो सकता है एक सिनेरियो के वो अगर आके कुछ मुकदमात की लिस्ट पेश करें कि जनाब ये नकवी साहब के बेटे जो है ना वो वकील हैं, तो मेरी उन्होंने फलां फलां मारी। आपको पता है रियल एस्टेट वालों के केसेस और ढेर लगे होते हैं, वो थोक के हिसाब से केस होते हैं। वो मुमकिन है आगे को अगर अगर ये वो कर सकते हैं कि वो आके, ये एक बचत वाहिद मेरी नज़र में नकवी साहब के लिए ये हो सकती है कि वो आके को मुकदमात की फहरिस्त दे दें कि जनाब इन मुकदमों में इनके बच्चे जो है ना मेरे वकील थे, तो मैंने जो ये फीस थी वो उनकी फीस की मद में उन्होंने कहा जी वहाँ पेमेंट जमा करा दें, वो करा दी। इसके अलावा तो मुझे ये लाहौर स्मार्ट सिटी वाले मामले में कोई बाज़ाहिर को बचत नजर नहीं आ रही। बहरहाल लेट्स सी आगे अब वो आगे क्या बयान देते हैं, उससे सारी सूरत हाल क्लियर होगी। और फिर कि नकवी साहब क्रॉस एग्जामिन करते हैं या नहीं, क्योंकि आज उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब का वकालतनामा मनसूख कर दिया है और जुडिशल काउंसिल को उन्होंने बजरिया जो सेक्रेटरी हैं उनकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनके जरिए खत के जरिए आगाह किया है कि जी वो अब मेरे वकील नहीं रहे, अब वो इस अपना डिफेंस हमने लाते हैं नहीं। इस तरह ये इंपॉर्टेंट बात है। गुलैर साहब बात कर रहे थे कि सोहेल शीर साहब के इतनी बड़ी जो है ना वो ट्रांजैक्शन किस तरह, मैं समझता हूँ कि जरूर यार अगर जैसे ज़ाहिर नकवी साहब उनकी आमदन से ज़्यादा फंस जाते तो उन्हें क्लियर करना चाहिए ये तो। और फिर वो इस्तीफा देकर चले गए, पहले कहते थे कि मैं मुकाबला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहीं ना कहीं दाल जरूर काली होती है तो बंदा फिर भाग के जाता है। यार मैं सच्ची बात है, बात सच करनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आकर उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन मैं जो उन्होंने इस्तीफा देकर चले गए, कहीं ना कहीं कुछ मामला होता है जिसकी वजह से बंदा जान बचाकर भागता है। एग्जैक्टली, लेट्स सी अब आगे जो मजीद गवाहान आते हैं वो क्या बयान करते हैं, उससे फिर एक तरह से जो धुंध सी छाई हुई है वो चीज़ पिक्चर हमारे सामने क्लियर होना शुरू होगी, फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में नजर आएगा कि किसके मौक़िफ़ में किस हद तक सच्चाई है। एक बात अलबत्ता आखिरी बात करूंगा, मुझसे मुज़ाहिर नकवी साहब की दुरुस्त ज़रूर साबित हुई है जो उन्होंने अपने जवाब में लिखा था कि शहबाज के कितने बच्चे हैं, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनका हमारे पास था, हमें मालूम था एक ही बच्चा है, उनके बाकी 2 बच्चे थे उनका मुझे नहीं पता था। ये बात आज ऑन रिकॉर्ड उसने भी तस्लीम कर ली कि मैंने अदालत को भी ये बताया था कि मेरे जो है ना वो एक ही बच्चा है, 2 बच्चे मैंने अपने छुपाए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस औरत ने शहबाज साहब को अरबपति बनाया था वो उनसे जब पूछा गया कि आपकी उनसे जो खातून है जिनका इंतकाल हो गया
कि आपकी उनसे शादी कब हुई? तो उन्होंने कहा जी शादी की डेट तो मुझे नहीं याद, बताओ उनकी फौतगी जो है ना 2020 में, दिसंबर 2020 में बहुत हुई थी। याद थी उन्हें। तो ये अब एक जो बड़ा शादी सदमा होता है वो याद रहता है। हाँ। चीजें कोई सदमे भूले थोड़ी जा नहीं, सकती। उम्र कैद बंदे को भूल जाए और बाद का सदमा यार यही याद हाँ, रहे। सही। तारीखें तो नहीं याद रहनी चाहिए थी। चले बहरहाल इंसान है, हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही थी। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।